हेलो दोस्तों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जैक बोर्ड के क्लास 10th का विज्ञान साइंस के सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करने वाले हैं। साइंस का जो एग्जाम होने वाला है बच्चों विज्ञान का, वो आपके 21 फरवरी को एग्जाम होने वाला है और उसके लिए आज हम विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, ठीक है, और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। सारे के सारे प्रश्न बच्चों आपके 21 फरवरी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके सबसे पहले सवाल से देखते हैं। ठीक है, देखिए 31वां नंबर सवाल मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले हमने एक से लेके 30 तक, है ना, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 31 से लेके 52 तक आपका सब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और हम साइंस का बहुत सारा वीडियो अपने YouTube चैनल मिशन 2 पर बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, प्लेलिस्ट आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पे बहुत अच्छा वीडियो आपको साइंस का मिल जाएगा जो आपके 21 फरवरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां हमने 5 नंबर का अलग सेपरेट वीडियो बना दिया जहां पे आपको कंफर्म 5 नंबर वहां से मिलने वाला है। 7 नंबर जहां से कंफर्म मिलने वाला है, जहां पे ओम का नियम, पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम और मोटर वाला हो गया, ये सारे प्रश्नों को हमने अपने हैंड रिटन में बना दिया है। ठीक है, ताकि आप हैंड रिटन में आप कैसे लिखना है वो पूरी चीज वहां पे मिल जाएगा। तो आप जाकर प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज करेंगे, वहां पे मैं उस वीडियो को आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सवाल से जो 31वां नंबर पे है। क्या है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका इकाई मात्रक क्या है। ठीक है, तो देखिए लेंस की क्षमता उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित अथवा अपसारित करने की मात्रा की माप होती है। ठीक है, जो लेंस की क्षमता होती है ना, वो किसी पर पड़ने वाले प्रकाश का जो किरण होता है वो अभिसारित या अपसारित करने की जो मात्रा होती है वो उसकी माप होती है। तो क्लियर है। उसके बाद देखिए किसी लेंस की क्षमता जो P, जिसको हम लोग P से बोलते हैं, ठीक है, जो इस लेंस की फोकसित करने या प्रकाश की किरण को मोड़ने के गुणों का क्या है, ये अभिलक्षण है। क्या है, ये अभिलक्षण है। ठीक है, कि वो किस ओर मोड़ सकता है। ठीक है, लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो व्युत्क्रम द्वारा का मतलब कि लेंस की जो क्षमता है उसका सूत्र होता है 1/f। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे व्युत्क्रम बोला गया, मतलब उल्टा, जो लेंस की क्षमता है ना वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ये सूत्र है, ये सूत्र को भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो आपको इसके नीचे जस्ट ये फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद आपको एक लाइन लिखना है कि लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक, देखिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेंस की क्षमता के इकाई मात्रक डाईऑप्टर है। क्या है, डाईऑप्टर, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो याद रखिए लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर। क्लियर है। अब देखिए एक चीज और नोट में हमने लिख दिया है, ये नोट को भी आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी साथ में क्लियर हो। क्या है, उत्तल है ना, उत्तल लेंस, जिसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, उत्तल, देखिए उत्तल को और किन नामों से जाना जाता है, तो अभिसारी लेंस। अवतल को किन नामों से जाना जाता है, और अपसारी। तो कैसे याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेगा कि हम लोग उत्तर में रहते हैं, सर बोले थे कि हम लोग उत्तर में रहते हैं और अभी रहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ रहते हैं, तो उत्तर में रहते हैं, इसीलिए अभी का उत्तर हो जाएगा, बाकी जो अप हो जाएगा वो आपका अवतल हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो और ये चीज आपका क्या है कि उत्तल जो होता है धनात्मक होता है, उत्तल क्या होता है, पॉजिटिव। हम लोग उत्तर में हैं और अभी हैं और पॉजिटिव में हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, याद रखना। ठीक है, और अवतल जो हो जाएगा बाकी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि बहुत सारे जो व्यक्ति होंगे वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि उसका दूर वाला साफ नहीं दिखाई देता है। तो दूर वाला साफ नहीं दिखाई देता है तो वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और उसका जो डायोप्टर रहता है वो माइनस में रहता है ना, यानी कि माइनस में 1 पॉइंट। बोलता है ना कितना पावर है बाबू तेरा, तो बोलता है -1.5। ठीक है, कितना पावर है बाबू तेरा, तो -3.5। ठीक है, -0 पॉइंट कुछ, इस तरीके से बोलता है ना। तो माइनस में वो अवतल का प्रयोग कर, मतलब उसको दूर वाला क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उत्तल में क्या होता है, नजदीक वाला नहीं दिखाई देता, और वो पॉजिटिव में बोलता है, प्लस में उसका पॉइंट होता है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ आइए कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब की किरण आरे खींचे और वस्तु सी पर नहीं, सी से परे यहाँ पे है। ठीक है, सी से परे हो। ठीक है, सी से परे मतलब सी से दूर। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका अवतल लेंस है और ये आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष के यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सी यहाँ पर है, यहाँ पे फोकस दूरी है। तो सी से दूर में मतलब सी से परे, सी से हट करके क्या रखा गया है, एक वस्तु को रखा गया है।
ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत है, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे लिखना चाहिए कि फोकस दूरी और सी के बीच में जब रखा जाए तो क्या होता है, ठीक है। तो ये फोकस दूरी और सी के बीच में रखा गया, तो देखिए ए बी लिखा हुआ है और ये फोकांतर होकर के कहाँ हो रहा है, ये इधर आ जा रहा है, सी से परे इसका प्रतिबिंब बन रहा है और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए, तो ये आप लोग देख लेंगे। अगले सवाल में आ जाओ, समंजन क्षमता है ना, समंजन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। समंजन क्षमता, ऐसा भी सवाल आ सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, कि काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसका क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। तो देखिए, नेत्र लेंस की वह क्षमता तथा अथवा गुण जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाता है। मतलब लेंस की है ना, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता या गुण जिसके द्वारा अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित कर लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक है। अभिनेत्र लेंस में लगी सिलियरी मांसपेशियों द्वारा हमारे आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलती रहती है। तो किसके कारण से, अभिनेत्र लेंस में जो सिलियरी मांसपेशियां है ना, उसी के द्वारा हमारी आंख के उत्तल लेंस की वक्रता क्या होती है, बदलती रहती है, कभी छोटा कभी बड़ा। जब मांसपेशियां शिथिल अवस्था में होती है, ठीक है, शिथिल अवस्था में होती है तो लेंस पतला हो जाता है, ठीक है। इससे आंख के लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है तथा हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। हम लोग देखे होंगे कोई भी दूर की चीज को देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं आंखों को, है ना, छोटा कर लेते हैं, जिससे हम लोग को दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। जब सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ती है तो लेंस की गोलाई बढ़ती है, ठीक है, तथा फोकस दूरी कम होती है, जिससे नजदीक की वस्तुओं को हम देख पाते हैं। जब नजदीक की वस्तुएं आते हैं तो हम लोग आंख बड़ा बड़ा करके देखते हैं, है ना। तो यही है, ठीक है, यही चीज को क्या करता है, ये एडजस्टमेंट करता है, ठीक है, कभी बड़ा करता है कभी छोटा करता है, ठीक है। तो इससे भी आप लोग याद कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ आते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उसका उदाहरण समझाएं। तो अवक्षेपण क्या है, तो जिस अभिक्रिया में किसी रंग का अवक्षेप या जल का अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया, मतलब कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जो अविलेय पदार्थ है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल लिख ले सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि सोडियम सल्फेट को हम बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या हुआ कि बेरियम सल्फेट बन गया, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, और बेरियम सल्फेट बन गया और सल्फेट क्लोराइड जो है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है वो आपका अलग हो गया, ठीक है। तो ये आप उदाहरण एक तो लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया परिणाम स्वरूप बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण हुआ। किस चीज का निर्माण हुआ, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप का निर्माण हुआ, अतः यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है। तो इस तरीके का हम अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट अवक्षेप का निर्माण हुआ, इसलिए अवक्षेपण बन गया। तो आप उस एग्जाम में जरूर लिखेंगे, ठीक है, आपको अगर फुल मार्क्स उठाना है तो। चलिए, एथेनोइक अम्ल के किन्हीं 3 उपयोग के लिखे। तो एथेनोइक अम्ल का क्या क्या उपयोग है, का किस किस चीज में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला, सिरका बनाने में खाद्य पदार्थों के रूप में, ठीक है, खाद्य पदार्थ परिरक्षक के रूप में, ये चीज आप लिख सकते हैं कि सिरका बनाने के उपयोग में, सिंपल सा एक लैंग्वेज में। साबुन के एवं एस्टर बनाने में, साबुन वगैरह बनाने में, साबुन और एस्टर बनाने में। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, दवा, पेट्रोलियम, प्लास्टिक उद्योग में, दवा में, पेट्रोलियम में, प्लास्टिक उद्योग में। तो ये 3 उपयोग अपना लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल में आ जाइए, एक ही वर्ग के सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ठीक है। एक ही वर्ग के सभी तत्व रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं, क्यों। देखिए, एक ही वर्ग के सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, एक ही वर्ग के सभी तत्व जो होते हैं उसके बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो उसका समान होता है, इसलिए सबों का संयोजकता समान होती है, ठीक है। संयोजकता समान होने के कारण गुणधर्म भी उसके क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए, एक ही वर्ग या एक ही तत्व का जो बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान होते हैं, और उसका संयोजकता भी समान होता है, इसीलिए ये सारे चीज समान होने के कारण इनके गुणधर्म भी क्या होते हैं, समान होते हैं, सिंपल सा। अगला सवाल में देखो, क्या है, पादप में भोजन का वहन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पादप जो है, जैसे कि हम लोग का खाना कैसे खाना कैसे खाते हैं, कैसे हम लोग का पेट पचता है, कैसे हम लोग का निष्कासन होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से पादपों में कैसे होता है, मनुष्य में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन पादपों में कैसा है, तो वो चीज़ आपको बताना है कि भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, कि भोजन एक दूसरे से दूसरे कैसे, है ना। चलिए, क्या है, पौधे में भोजन का वहन स्थानांतरण पत्तियों से प्रारंभ होकर फ्लोएम के वाहिनियों के द्वारा पादप के विभिन्न अंगों तक होता है, ठीक है। तो मतलब कि भोजन जो है, आपको पता है ना, किचन घर कहाँ है, पेड़ पौधे का पत्ता में, और वहाँ पे क्या होता है, भोजन बनता है, और वहाँ से स्थानांतरण हो करके कौन ले जाता है, तो फ्लोएम का क्या करता है कि अन्य भागों तक वो क्या करता है, सभी भोजन को पहुँचाता है, ठीक है। फ्लोएम वाहिनियों की चालनी नालिका में चालनी पट से होकर भोजन का प्रवाह उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है, ठीक है।
परासरण दाब भोजन में फ्लोएम के उस भाग में ढकेलता है जहां दाब कम होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फ्लोएम अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, जहां से उच्च से निम्न की तरफ जाता है। ठीक है, उच्च सांद्रण से निम्न की तरफ जाता है, जहां परासरण दाब भोजन फ्लोएम के उस भाग से में धकेलता है जहां पे दाब क्या होता है, कम होता है, प्रेशर कम होता है, वहां पे हस्तांतरण करता है। तो ये हो गया। अगले सवाल देखो क्या दिया हुआ है, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में अंतर लिखे। ठीक है, तो किसी परितंत्र के पदार्थों का चक्रीय प्रवाह आहार श्रृंखला कहलाता है। सिंपल सा एक लाइन में कि किसी परितंत्र में पदार्थों का चक्रीय प्रवाह क्या कहलाता है, आहार श्रृंखला कहलाता है। परितंत्र की रचना के अनुसार आहार श्रृंखला में विविधता पाई जाती है, जैसे घास के मैदान की आहार श्रृंखला, जलीय आहार श्रृंखला, वन की आहार श्रृंखला इत्यादि। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी परितंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखलाओं का संजाल का क्या होता है, आहार जाल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अगले सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, ताप दीप्त लैंपों में तंतु के रूप में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है, स्पष्ट करें। तो आप देखे होंगे बच्चों की जो बल्ब होता है, जो 10 रुपये में हम लोग खरीदते हो ना बल्ब, ठीक है, तो उसके जो है बीच में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो भाई क्यों किया जाता है टंगस्टन का, उस जगह पे दूसरे धातु का क्यों नहीं किया जाता है। तो ध्यान देंगे कि टंगस्टन का आप लोग सिंपल सा लैंग्वेज में आप जानते होंगे कि टंगस्टन का जो होता है गलनांक जो होता है बहुत ऊंच होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तब जाके गलेगा वो, इसीलिए। ठीक है, देखो इसको क्या है, ताप दीप्त लैंपों में तंतु के रूप में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का प्रतिरोध एवं गलनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, उच्च प्रतिरोध के कारण यह तुरंत विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में प्रकाश में परिवर्तित कर देता है तथा इसकी प्रतिरोधकता उच्च ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है। समझ में आया, मतलब कि जो बल्ब होता है, ठीक है, जो बल्ब आप लोग देखे होंगे, सिर्फ 10 रुपये वाला बल्ब नहीं, और भी बहुत जगह क्या होता है कि लाइट के लिए, प्रकाश के लिए क्या होता है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, जो इस तरीके से होता है ना जी, टंगस्टन। आप सिंपल से हम 10 रुपये वाला इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग उस चीज़ को फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टंगस्टन होता है और उस वहाँ पर टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कि इसका जो ये होता है ना गलनांक ऊँच होता है, प्रतिरोध भी इसका ऊँच होता है, मतलब इसको खूब ज़्यादा गर्म करेंगे तो भी नहीं गलेगा, है ना। वरना एक पतला सा बताओ, एक ये क्या बोलते हैं उसको, एक बल्ब में पतला सा धातु क्या नहीं गलेगा, गल जाएगा, तुरंत गल जाएगा ना। लेकिन वो टंगस्टन का जो गलनांक होता है ना काफी उच्च होता है, इसी कारण से उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आइए। विद्युत आपूर्ति में लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट, आपके घर में होते हैं ना शॉर्ट सर्किट, या अति भारण यानी ओवरलोड, कभी कभी ओवरलोड हो जाता है ना, क्या क्या तात्पर्य है इसका, क्या मतलब है भाई। ठीक है, तो या फिर ऐसा सवाल आ सकता है, घरेलू परिपथ में बिजली की खतरे पैदा करने वाली दो स्थितियां का व्याख्या करें। ठीक है, तो दो बिजली घर में दो स्थितियां कब कब हो सकती है बिजली का खतरा, तो या फिर शॉर्ट सर्किट हो या फिर ओवरलोड हो, है ना, तो दो है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अति भारण क्या होता है, मतलब अति भारण मतलब ओवरलोड क्या होता है, ये समझो। किसी विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले तारों के लिए धारा का अधिकतम परिणाम निश्चित होता है। ठीक है, यदि परिपथ में उपयोग होने वाले उपकरणों में इतनी की शक्ति इस सीमा से बढ़ जाती है कि इसे अतिभारण कहते हैं। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मान लो कि जितना धारा चल रहा है, ठीक है, जितना धारा होता है निश्चित होता है, मतलब 250 वोल्ट का आपका घर में बिजली आ रही है। ठीक है, अब मान लो कि वहाँ पे आप सारे मिलाकर के 700 500 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज का आप हीटरों जला दिए हैं, इधर आप फ्रिजो चला दिए हैं, इधर वॉशिंग मशीन चला दिए हैं, इधर आयरन जला रहे हैं, इधर रूम हीटर चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ से क्या होता है कि इसका जो है ओवरलोड हो जाता है ना, और यही ओवरलोड क्या कहलाता है, अतिभारण कहलाता है। इससे विद्युत तारों में ऊपर लगी विद्युत रोधी परत गल सकती है। मतलब जो आपका जो तार होता है, तार के ऊपर क्या होता है, आप देखे होंगे प्लास्टिक का लेपटा होता है। ठीक है, प्लास्टिक होता है ना जी, मतलब कवर जी, तार का जो कवर होता है वो क्या होता है, जल जाता है, यही अतिभारण के कारण, यही ओवरलोड के कारण। ठीक है, यह विद्युत झटके के कारण हो सकता है। ठीक है, विद्युत झटके के कारण हो सकता है, इसके कारण उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। बिल्कुल, इसके कारण जो उपकरण है आपके, आयरन हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारे चीज क्या हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे बचना चाहिए। अब क्या है, लघु पतन क्या है, कि शॉर्ट सर्किट क्या है भाई। ठीक है, तारों के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ कभी कभी खराब या क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्युतमय या उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं। मतलब कि आप देखिए, आप गर्म तार और ठंडा तार दोनों साथ लेते लाते हैं ना जी, गर्म तार और ठंडा तार दोनों साथ लाते हैं। ठीक है, कोई लपटा में रहता है, कोई इसी तरीके से रहता है सब। मान लो कि किसी कारण से ये क्या होता है कि दोनों सट जाता है,
ठीक है, क्या हो जाता है, कोई कारण से मान लो खराब हो गया यहाँ पे और खराब होने के कारण ये सट गया, तो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। और इसका परिपथ का जो प्रतिरोध हो जाता है वो क्या हो जाता है, शून्य। यह उसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, इससे विद्युत पतन कहते हैं। ठीक है, लघु पतन कहते हैं। और परिपथ में लघु पतन के कारण चिंगारी भी उत्पन्न हो सकती है। देखते हैं आप लाल तार और काला तार सटाते हैं तो देखते हैं कितना भयानक एकदम आग निकलता है, जिससे ज्वलनशील पदार्थों का संपर्क होने के कारण आग भी लग सकती है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि शॉर्ट सर्किट क्या है और ओवरलोड क्या है, लघु पतन क्या है, अतिभारण क्या है, ये अपने लैंग्वेज में भी आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अपने घर को बारे में अभी तक हमको लग रहा है कि घर के बारे में बहुत लोग अभी सोचने में डूब गए होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या गुण है। ठीक है, तो देखिए उत्तर में ऊर्जा के आदर्श स्रोत का गुण क्या है, जिसमें से निम्नलिखित गुण है। ठीक है, प्रति इकाई आयतन अथवा प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक ऊर्जा प्रदान करें, है ना। हम लोग मतलब एक अच्छा आदर्श ऊर्जा का क्या है कि अच्छा ऊर्जा मिले हमें। ठीक है, अच्छा ऊर्जा मिले, अच्छा ऊर्जा, अच्छा आयतन के साथ, अच्छा द्रव्यमान के साथ ऊर्जा प्राप्त हो। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता होनी चाहिए। मतलब अगर हम लोग ऊर्जा ले रहे हैं, ठीक है, तो वो सरलती होनी चाहिए, सरलता होना चाहिए। ठीक है, इसमें भंडारण परिवहन आसानी से किया जा सकता है। इसका जो भंडारण है परिवहन आसानी से किया जाता है। ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण की क्षति कम से कम होनी चाहिए, ऊर्जा सस्ती होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप बच्चों यहाँ पे कि गैस, ठीक है, गैस क्या होता है कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह उस चीज़ को बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं। क्लियर है। और क्या हो सकता है, ठीक है, इसका भंडारण भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका भंडारण और परिवहन करने में भी आसानी होता है। देखते हैं एक गाड़ी में कितना सारा टंकी वगैरह चला जाता है। ठीक है, तो ये भी तो ऊर्जा है। उसके बाद देखो ऊर्जा के क्या है, परिवहन का क्षति नहीं होना चाहिए, तो ये इससे आपका बहुत ही कम क्षति होता है। ठीक है, और ये सस्ती होना चाहिए, तो सस्ती भी होनी चाहिए। तो आदर्श स्रोत क्या हो जाएगा, आदर्श ऊर्जा कौन सा हो जाएगा, जो सस्ता मिले, जो अच्छा से प्राप्त हो जाए, जो आसानी से हम लोग प्राप्त कर सके, जिसका भंडारण किया जा सके अच्छा से, जिसका परिवहन आसानी से हो जाए। ठीक है, जो अधिक ज़्यादा ऊर्जा दे। ठीक है, अब मान लो किसके जगह में मान लो कोयला रखते हैं। ठीक है, कोयला भी ऊर्जा देता है। ठीक है, कोयला भी आपका ऊर्जा है। ठीक है, अब इसमें क्या हो, पर्यावरण प्रदूषित होता है। दूसरी बात, इसको भंडारण और ये करने में थोड़ा तकलीफ होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें क्या, जिस हिसाब से गैस का जो लो होता है, ठीक है, गैस का जो ऊर्जा प्रदान करता है उतना गर्मी क्या इतना करता है, ये नहीं करता है। ये सस्ता तो है, चलो ठीक है, ठीक है, सस्ता है, लेकिन और भी चीज़ में ये नुकसान है। ठीक है, तो ऐसा ऊर्जा का आदर्श का मतलब क्या है कि ऐसा ऊर्जा जिसका आसानी से मिल जाए, आसानी से भंडारण किया जा सकता है, पर्यावरण को क्षति ना पहुँचे, जो सस्ती हो, ये सारी क्या है, आदर्श ऊर्जा का एक उदाहरण है। चलिए, ओजोन परत की क्षति के लिए हमारे चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति का कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए ओजोन परत क्षति का से सूर्य का हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इसलिए इस सतह का क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल, ओजोन जो परत है बच्चों धीरे धीरे क्या हो रहा है, छिद्र होते जा रहा है। ठीक है, और जिस छिद्र होने के कारण हम लोग सोचते हैं कि एक समय में पूरा छिद्र हो जाएगा तो हम लोग का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्षति के कारण जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंच जाएगी, जिससे क्या है, जिससे हम लोग का बहुत ज़्यादा क्षति होगा। इसी के कारण से हम लोग का ये एक चिंता का विषय है। ये सिंपल सा एक लाइन में लिख देंगे। ठीक है, दूसरी बात कि ओजोन परत का क्षति का प्रमुख कारण क्या है, मनुष्य द्वारा अत्यधिक मात्रा में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायनों का उपयोग करना। ठीक है, जैसे कि आप मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, जैसे कि आप फ्रिज यूज करते हैं, फ्रिज से जो गैस निकलता है ना वही आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और वो आपका ओजोन की परत को बहुत ज़्यादा क्षति कर रहा है। और क्या, AC वगैरह, AC जो है उससे भी आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है वो आपके ये ओजोन परत को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव कर रहा है। ठीक है, प्रभावित कर रहा है। तो ये चीज़ है, समझ में आ गया ओजोन। ठीक है, चलिए यही है आपका चिंता का विषय। चलिए एक लास्ट सवाल हम लोग कर लेते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, VVVVVI। ठीक है, जितने भी आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे हम मेरे प्यारे बच्चों, आज से लेकर जितने करवाएंगे हम आपको, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, सभी को कर लेना, उसमें से एक आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या है सवाल, हाँ कुछ देखिए अभी थोड़ा सा जैक बोर्ड क्या कर रहा है, नंबरिंग को चेंज कर रहा है, तो नंबरिंग हो सकता है चेंज, लेकिन सवाल इसी तरीके से रहने वाला है। क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबाई कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिख लो। ठीक है, 5 मीटर लंबाई का कोई बीम, मतलब H दिया हुआ है, H कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, जो कि हमने लिख दिया। उसके बाद और क्या दिया, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। ठीक है, जो दिया है सबसे पहले वो लिखते, वक्रता त्रिज्या नहीं कि वो R दिया हुआ आपका 30। क्लियर है।
और क्या दिया हुआ भाई, जिस किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, मतलब दूरी u जो दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है, u जो 20 दिया हुआ है। सर -20 क्यों लिखा है, -20 क्यों लिखा है, 20 लिखा तो बढ़िया बात है, लेकिन -20 क्यों लिखा है। तो आप ध्यान रखेंगे उत्तल में, ठीक है, उत्तल में जो है, ठीक है, हम दो चीज अभी बताएंगे, उस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। उत्तल में जो है ये F प्लस में होता है, ठीक है, और V प्लस में होता है, और U जो होता है माइनस में होता है, ठीक है। और यही चीज अवतल में, अवतल चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, बात बराबर है, ठीक है। अवतल, अवतल में क्या होता है, इसमें तीनों चीज है ना, F भी माइनस में, V भी माइनस में, और U भी माइनस में होता है, ठीक है। तीनों चीज इसमें क्या होता है, माइनस में होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काम आएगा ये चीज, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग उत्तल का सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सिर्फ इसमें u सिर्फ माइनस में लेंगे, ठीक है। अब भी हमको क्या करना है, निकालना है, मतलब प्रतिबिंब का जो है स्थिति निकालना है, दूरी निकालना है, प्रकृति निकालना है इसका, ठीक है, प्रकृति निकालना है, ये वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, और इसके बाद साइज निकालना है आपको कि क्या होगा, ठीक है। तो वो आपका आवर्धन सूत्र से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, भी को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, भी, ठीक है। हाँ, और उससे पहले भी निकालने के लिए एक सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि u और f चाहिए, ठीक है। तो f निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए f का फॉर्मूला क्या होता है, r/2। ये चीज याद रखिएगा, आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में सवाल यही रहेगा, ठीक है, कि f बराबर r/2, इनमें से कौन सही है, ऐसा सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो f/r2, तो f कितना, r कितना दिया हुआ है 30, 30/2 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, f निकल गया 15। f कितना निकल गया, 15 निकल गया, ठीक है। जो भी बता रहे हैं आप ध्यान से सुनेंगे तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दर्पण का सूत्र जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है दर्पण का सूत्र, कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो जो दिया है वो सेम चीज हम लिख देंगे। जैसे कि 1/v, भी नहीं दिया हुआ है तो v की जगह हम v लिख दिए, फिर माइनस 1/20, ठीक है। सर माइनस क्यों लिखे, प्लस में था, अरे बाबू माइनस में 20 था जी, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सिंपल। 1/20 बराबर 1/15 हो जाएगा। f बराबर 15 दिया हुआ है, f हम लोग निकाले 15, वही चीज। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो देखिए v को यहीं रहने दीजिए, ये 1/20 को इधर लाके प्लस में कर दो। उसके बाद भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो आपका आ जाएगा 60/7, और इसका वैल्यू निकल जाएगा v बराबर 8.57, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखें कि u आपका -20 दिया हुआ था, और हम लोग f निकाले तो कितना निकला था हम लोग का जी, f आपका 15 निकला था, और अभी हम लोग जस्ट निकाले भी निकाले आपका 8.57, ठीक है। तो अब हम लोग का भी जो है वस्तु की दूरी निकल गई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि भी का मान धनात्मक तथा संख्यात्मक रूप से u से छोटा है। u कितना था बाबू, u था आपका 20 और आया कितना 8.57, तो छोटा है, ठीक है। इसलिए प्रतिबिंब आभासी बनेगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि अगर भी का मान पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा तो वो आभासी बनेगा, अगर भी का मान आपका माइनस में आएगा तो वो आपका बनेगा, ये क्या बोलते हैं उसको, वास्तविक बनेगा, ठीक है। आभासी काल्पनिक एक ही चीज है, ठीक है। इसलिए ये आभासी बनेगा या काल्पनिक बनेगा, तथा सीधा बनेगा और साथ में आपका छोटा बनेगा। क्यों, क्योंकि था 20, इसकी दूरी थी 20, ठीक है। अब बना कितना, ये आपका हुआ कितना, ये आपका बना 8.5, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग साइज को देखेंगे आवर्धन सूत्र से, ठीक है। आवर्धन सूत्र से क्या करेंगे, इसके साइज को निकालेंगे। तो देखिए एक सूत्र होता है आवर्धन सूत्र बराबर h2/h1 बराबर 1 - v/u, ठीक है। तो h2 कितना दिया हुआ था जी, आपको h2 निकालना है, और h1 आपका दिया हुआ था 5, मतलब कि जो उसकी ऊंचाई था, बिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई 5 दिया हुआ था। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, v का मान दे देंगे 60/7 और u का मान 20 दे देंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे अब h बराबर, ये 5 इधर जाके चल जाएगा मल्टीपल में, और ये जब 20 जाएगा ऊपर में तो ये उल्टा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जब उल्टा हो जाएगा तो इसको जो है काट देंगे, 20 तिया 60 और कटेगा नहीं, कटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 5 तिया 15 और बटा 7, 15/7 डिवाइड करेंगे तो 2.1 आएगा, ठीक है। था कितना बाबू, 5 था, और हुआ कितना इसका बिंब की जो छाया, इसका जो प्रतिबिंब निकला वो कितना निकला 2.1, इसीलिए यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है, ये छोटा बनता है, था 5 बना 2.1, ठीक है। चलिए, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सभी सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा वीडियो, तो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। इसी तरीके का वीडियो आपको मिलते रहेगा, बिंदास रहें, ठीक है। आपको इसी तरीके का वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड है जिसका प्लेलिस्ट हम बना दिए बच्चों, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर ले जाकर, ठीक है। वो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 30-30, 40-40 ऑब्जेक्टिव हमने 7-8 वीडियो में करवा दिया है, सब्जेक्टिव सवाल भी करवा दिया है, 5 नंबर पक्का, 7 नंबर पक्का वाला भी वीडियो है वहाँ पर, ठीक है, जिससे आप कर सकते हैं अपना वहाँ पे ओम का नियम, पार्श्वक्रम श्रेणी क्रम, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक